तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूनाइटेड नेशन के बारे में कि इसे हमने क्यों बनाया था, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और ये कब और कैसे इसकी स्थापना हुई। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप यूनाइटेड नेशन के नाम से समझ सकते हैं कि नेशंस का यूनाइट होना, नेशन का एकजुट होना, और ये कब हुआ था? ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जी हाँ दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसके वजह से सारे कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक कंडीशन था, पॉलिटिकल कंडीशन था, जो फाइनेंशियल कंडीशन था, बहुत ही दस्तनाबूद हो गया था, जिसकी वजह से हमें एकजुट होना पड़ा था ताकि हम अपने सारे कंट्रीज़ के स्टेबिलिटी को सही कर सकें, सारे कंट्रीज़ के स्थिति को सुधार सकें। इसलिए हमने नेशंस को यूनाइट करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जी हाँ, इसके माध्यम से हमने कोशिश करी थी कि जो भी फाइनेंशियल कंडीशन बेकार हुई थी वर्ल्ड वॉर के लिए, जो भी इकोनॉमिक में चल रही चीज़ों को ऊपर नीचे हुआ था, हम उसको मेंटेन कर सकें और पीस को ला सकें। और जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था जिसके लिए हमने यूएन को लाया था वो था टू प्रमोट ह्यूमन राइट। जी हाँ दोस्तों, इसको हमने इसलिए लाया था ताकि हम अपनी ह्यूमन राइट को प्रमोट कर सकें, हम अपने विचारों को दूसरों के साथ व्यक्त कर सकें कि हाँ क्या सही है क्या गलत, और एक सारे कंट्रीज़ आपस में यूनाइट हों ताकि अब वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्री कैसे अपने देश को सुधारा जाए, किस तरीके से उसको सही किया जाए, उस बारे में चर्चा कर सकते। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमने यूएन को बनाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही। इसके पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो उसके बाद भी एक ऐसी संगठन बनाया गया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जिसका सेम मोटिव था कि आगे होने वाले किसी भी वर्ल्ड वॉर को न किया जा सके, या ऐसी कोई भी बहुत ही ड्रास्टिकली जिसमें बहुत ही ह्यूमनिटी का खात्मा हो। जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए लगभग 60 मिलियन लोग की हत्या की गई थी, इसमें इतने लोग मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। इस चीज़ को देखते हुए कि यहाँ आगे ना हो, इस बात के लिए यूएन को बनाया गया था। तो ये पहले भी हो चुका था, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो ये सेम मोटिव से बनाया गया था कि हाँ आगे किसी भी तरीके से कोई वॉर ना हो, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ना हो किसी भी कंट्रीज़ के बीच। पर वो जो लीग ऑफ नेशन थी वो फेल हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हमने लीग ऑफ नेशन बनाया था जो कि जस्ट बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टू मेंटेन पीस, जबकि ये फेल हो गया था कुछ कारणों की वजह से, जिसमें पहला कारण था इट हैज़ नो मिलिट्री पावर। जी हाँ, लीग ऑफ नेशन के पास कोई मिलिट्री पावर नहीं थी। और इसका जो दूसरा कारण था जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन सही से परफॉर्म नहीं कर पाया, वो था इसमें कुछ ऐसे यूएसए जैसे सारे पावरफुल देश नहीं थे जो इस तरीके को इसमें थे। और जो थर्ड मेन कारण था जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हो गया वो था एक्सपेंशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड अदर कंट्रीज लाइक, जैसे इसमें जर्मनी ने भी अपना एक्सपेंशन किया था लीग ऑफ नेशन के बाद भी। इसने उसने अपने पोलैंड पर हमला किया, इटली ने भी अपना एक्सपेंशन बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड लीडर्स को ऐसा लगा कि हाँ एक और पावरफुल संगठन की ज़रूरत है जो इन सारी बातों को ओवरकम कर सके, जो सारी प्रॉब्लम लीग ऑफ नेशन में आई थी वो इन चीज़ों को काउंटरेक्ट कर सके और उससे अच्छी तरीके से वर्ल्ड में जो है पीस सिक्योरिटी बना सके। तो लीग ऑफ नेशन के बनाने से पहले कुछ कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, जिसमें पहला मेन कॉन्फ्रेंस हुआ था 1941 में, जिसका नाम था अटलांटिक चार्टर। जी हाँ, इसे अगस्त 1941 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल, जो कि यूके से थे। तो इसके कुछ मेन जो इसमें ऑब्जेक्टिव रखे गए थे इस कॉन्फ्रेंस में, उसमें जो पहला था वो था नो टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था उसमें मेन कारण इसके फेल होने के भी था कि उस ट्रीटी के बाद भी कई सारे देश थे जैसे जर्मनी, जापान, इटली, इसके बाद भी इन लोगों ने एक्सपेंशन किया था। तो इस चीज़ को देखते हुए इस वाले चार्टर में ये रखा गया था कि हाँ कोई भी देश है जो अनएक्सपेक्टेड कोई भी एक्सपेंशन नहीं करेगा किसी अदर टेरिटरी पर। और जो दूसरा था राइट टू पीपल चूज़ देयर गवर्नमेंट। हाँ, इस चार्टर में ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि कोई भी इस कंट्री के बाद जो भी इस कंट्री के जो भी रहने वाले लोग हैं, उस कंट्री के जो भी सिटीजन्स हैं, वो अपने कंट्रीज़ के गवर्नमेंट को खुद चूज़ कर सकेंगे। और जो तीसरा मेन मोटिव था इस कॉन्फ्रेंस का वो था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वही जो सारी बातें लीग ऑफ नेशन में की गई थी। और इसके बाद 1942 में डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हुआ। जी हाँ, जिसमें 26 कंट्रीज़ ने साइन किया और इन्होंने जो है प्रण लिया कि ये फाइट करेंगे अगेंस्ट एक्सिस पावर।
और इसके बाद इन्होंने उन्हीं सारे प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया जो कि अटलांटिक चार्टर में दिए गए थे 1941 में, जो कि अटलांटिक चार्टर में दिए गए थे। वो सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। और 1942 वाले इस कॉन्फ्रेंस में ये पहली बार यूनाइटेड नेशन टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि एक्सेप्ट किया गया था। और इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस थी वो थी मॉस्को एंड तेहरान कॉन्फ्रेंसेस इन 1943। इसमें जो मेजर अलाइड पावर थी वो सारी डिस्कस करती है पोस्ट वॉर पीस के बारे में, जिसमें इनका ये कहना था कि हाँ कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी चाहिए, एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनी चाहिए जो कि मेंटेन करे पीस को। और ये अलाइड पावर ऐसा अग्री करती है, ऐसी मानती है कि हाँ एक ऐसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो कि मेंटेन करे पीस को। इसके बाद जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस थी वो की गई थी उसका जो नाम था वो था डम्बार्टन ओक कॉन्फ्रेंस इन 1944, जो कि हेल्ड किया गया था वाशिंगटन डीसी में। और इसमें कुछ मेन स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रपोज किया गया था, जिसमें पहला था जनरल असेंबली, और दूसरा था सिक्योरिटी काउंसिल, और तीसरा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जी हाँ ICJ, जिसका हेडक्वार्टर करेंटली हेग नीदरलैंड में उपस्थित है। और इसके बाद हुआ था फिफ्थ कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम था याल्टा कॉन्फ्रेंस इन 1945। और इसमें जो है UK, USA और USSR पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें इन लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ UN को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब इसमें UN को फॉर्म किया गया था। और इसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको वीटो पावर दिया गया था। हाँ, वीटो पावर उसे बोलते हैं। इस तरीके इसको माना जाता है कि ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो कि दिया गया परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो पावर वो है कि मान लीजिए अगर सारे देश, अगर आप यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 15 लोग हैं, 15 में से 10 नॉन परमानेंट है और बाकी 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो अगर 10 नॉन परमानेंट अगर किसी चीज़ पर हामी भरते हैं पर, लेकिन इस नॉन परमानेंट मेंबर के अलावा अगर परमानेंट मेंबर में कोई भी एक पार्टी इन द सेंस कोई भी एक कंट्री, यानी कि UK, USA, चाइना, फ्रांस या फिर रशिया, इन पाँचों में से किसी भी कंट्री ने अगर उस चीज़ पर नहीं नकार दिया तो उस चीज़ को आगे नहीं पास किया जाएगा, उसे वही दरख्वास्त कर दिया जाता है। ये होती है वीटो पावर, जिसे बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है लोगों के द्वारा। और इसके बाद जो लास्ट कॉन्फ्रेंस था वो हेल्ड किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, जिसमें 50 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर साइन किया था UN चार्टर के बारे में। यहाँ पर यानी कि UN चार्टर को ड्राफ्ट किया गया था, साइन किया गया था। इसके बाद वो फोर्स में आता है ऑन 24 अक्टूबर 1945, यानी कि वो डेट है जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हुआ था, इसलिए हमको UN डे मनाते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन डे ऑन 24 अक्टूबर 1945। इसके पास ये एग्जिस्टेंस में आ गया था। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ UN हम ऐसा मान सकते हैं कि एक न्यू एरा इन ग्लोबल कोऑपरेशन में आ गया था, जहाँ पर उसके पास यूनाइटेड नेशन कोशिश करता है कि सारे देश यूनाइट होकर रहें, ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को फॉर्म करें, डेवलपमेंट सबका एक साथ हो। इस तरीके से इसे फॉर्म किया गया था ताकि सबका एक मेंटेन हो सके हार्मनी बिटवीन दी कंट्रीज़। तो इसी के साथ इस वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको इस UN के फॉर्मेशन के बारे में समझ में आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो, थोड़ा भी समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे इस अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। जय हिंद।